गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 का देखते हैं, उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, उनके क्या महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण सूत्र क्या हैं, या किस प्रकार के समीकरण हमको इसमें मिलेंगे। तो देखते हैं कि इनके महत्वपूर्ण तथ्य और सूत्र क्या हैं। पहला देखते हैं कि बीजगणितीय व्यंजक। इस पहले देखेंगे कि बीजगणितीय व्यंजक क्या है। तो चर और अचर, चर मीन्स जैसे नंबर्स या एक्स वाई जेड ए बी सी जो दिए जाते हैं ये आपके चर हैं, और अचर हैं जो कि नंबर्स दिए जाते हैं, गिनतियाँ जो दी जाती हैं वो आपके अचर होते हैं। तो कह रहा है चर और अचर पदों के समूह को चार आधारभूत अंकगणितीय संक्रिया प्लस माइनस इंटू डिवाइड मीन्स जोड़ घटा गुणा और भाग से जुड़ा हो तो बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। यानी अगर चर और अचर पद जो है वो इन चारों समूहों में से किसी एक से भी, चाहे वो प्लस से जुड़ा हो, चाहे माइनस से जुड़ा हो, चाहे गुणे से जुड़ा हो या फिर भाग से जुड़ा हो, अगर उनसे किसी भी प्रकार ये जुड़ा है तो बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। जैसे दिया गया 3x² 4xy 5y², तो इसमें देखिए ये प्लस और माइनस फिलहाल दोनों चिन्ह हम आपको दिए हैं, और अगर ये प्लस से या फिर माइनस से ही किसी एक से जुड़ा हो तब भी क्या कहलाएंगे, बीजगणितीय व्यंजक कहलाएंगे। दूसरा आएंगे समीकरण। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह होता है समीकरण कहलाता है। जैसे 3x + 9 = 0 दिया है, अगर इसमें बराबर का चिन्ह मिला है तो मीन्स ये समीकरण है, और अगर ये बराबर का चिन्ह इतना हटा दिया जाए, सिर्फ 3x + 9 लिखा जाए तो ये समीकरण ना कह करके इसको व्यंजक कहा जाता है। तीसरा रैखिक समीकरण। यदि किसी समीकरण में चर या चरों का सबसे बड़ा घातांक 1 हो, मीन्स जैसे कोई अगर समीकरण ये दिया गया 3x + 9, इसमें जो चर दिया गया है x y z या abc जो भी दिया जाएगा, अगर इसका घात जो है वो अधिकतम कितना हो, 1 हो, 1 से 2 ना हो, 3 ना हो, 4 ना हो, तो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे दिया है 3x + 8 = 0, तो इसमें x घात कितना दिया, 1 दिया गया है, तो मीन्स ये क्या है, चर है, सॉरी क्या है, रैखिक समीकरण। चौथा, यदि किसी रैखिक समीकरण में चरों की संख्या 1 हो, चरों की संख्या 1 हो तो वह समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर x दिया, सिर्फ x ही हो, उसमें y z a b c दूसरे कोई ना हो, सिर्फ एक ही हो, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो। तो जैसे 3x + 4 = 0, तो इसमें देखिए एक ही चर x दिया गया है, तो ये एक चर का रैखिक समीकरण है। ऐसे ही नेक्स्ट है, यदि किसी रैखिक समीकरण में चरों की संख्या 2 हो तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। इनसे x और y देखिए, इसमें 2 चर मिले, ये 2 चर का हो गया। ऐसे ही अगर 3 चर के मिलेंगे, 3 चर के मिलते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, 3 चर वाले। तो समीकरण में देखिए हल देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं कि समीकरण में प्रयोग किए गए चरों के मान या हल जो समीकरण की दोनों पक्षों को बराबर कर देता है, समीकरण का हल कहलाता है। जैसे कि अगर x या y का कोई एक मान दिया जाए और उस समीकरण में वो वैल्यू रखा जाए और उनके LHS और RHS दोनों साइड बराबर हो जाए तो उसका हल होता है। जैसे अगर ये एक समीकरण दिया गया है कि 3x + 4 = 0, अभी यहाँ पे हम लोग x का कोई ऐसा मान लें जिससे कि रखने पर ये पूरा 0 हो जाए, यानी RHS के बराबर हो जाए। तो अगर ये RHS के बराबर हो जाता है तो जो x का जो मान रखेंगे वो उसका क्या होगा, हल कहलाएगा। नेक्स्ट आएंगे कि 7 नंबर है, ax + by + c = 0 रूप का 2 रैखिक समीकरण एक साथ लेकर अगर समीकरण निकाय बनाने पर x और y के उस मान को जो समीकरण को संतुष्ट करता है, निकाय का हल कहा जाता है। जैसे उसमें था कि कोई एक ही समीकरण दिया जाए, x का एक ही मान दिया जाए, इसमें क्या अगर 2 समीकरण लिए जाए ax + by + c रूप के, और x और y के मान भी लिए जाएं, अगर x और y के मान रखने पर वो समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब जैसे इसमें बताया कि वो LHS और RHS को बराबर करता है, अगर इसमें भी वो बराबर कर देगा तो x और y उस समीकरण के हल कहलाएंगे। 8 नंबर है, युगपत रैखिक समीकरण का हल प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। युगपत का मतलब 2 रैखिक समीकरण अगर दिए जाए, जैसे यहाँ पे हम आपको बताएं कि अगर 2 रैखिक समीकरण दिए जाए और उनको हल करने के लिए 2 विधियां हैं। पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। जिसमें बीजगणितीय विधि में भी आपको 3 विधियां मिलेंगी, वो भी आगे बताया जाएगा। तो पहले तो अभी यही देखेंगे कि 2 ही विधि, पहला ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में आपको ग्राफीय विधि से ही करना है।
तो देखिए नोट में कि ग्राफीय विधि के लिए कुछ दिया गया है कि अगर दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण सरल रेखा होता है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म ग्राफीय रूप में दो सरल रेखाएं होंगी जिन्हें साथ साथ लिया जाएगा। मीन्स कहने का मतलब यह है कि अगर दो रैखिक समीकरण लिए जाएंगे तो ग्राफ में आपके दो सरल रेखाएं भी बनेंगी, और वे दो सरल रेखाएं बनेंगी। मीन्स जैसे हम लोग अभी ये ग्राफ के लिए एक्स और वाई अक्ष खींचते हैं और इनमें कोई दो समीकरण के लिए बनाएंगे तो दो समीकरण जो बनेंगे वो या तो एक दूसरे के बराबर समांतर हो जाएंगे या काटते जाएंगे, ऐसे ही कुछ। तो दो रेखाएं बनेंगी उसमें। अब दो रेखाएं जो बनेंगी उनके लिए भी कुछ निश्चित कंडीशंस हैं कि वो दोनों रेखाएं किस प्रकार से हो सकती हैं। तो पहला कंडीशन है दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसा कि फिगर नंबर फर्स्ट में दिखाया गया है कि ये देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। दूसरा, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी दोनों रेखाएं जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो मीन्स एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। तीसरा, दोनों रेखाएं संपाती हैं। संपाती का मतलब है एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी। मीन्स अगर ये एक रेखा खींचा गया तो इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी ऐसे ही चली जाएगी। और इन तीनों के लिए अभी आगे फिर से मिलेगा कि अगर ये तीनों हैं तो इनमें कुछ कंडीशन और भी बनते हैं, लेकिन पहले देखेंगे संगत युग्म क्या है। एक रैखिक समीकरण युग्म संगत या अविरोधी कहलाता है यदि इसका हल संभव है, अर्थात कम से कम एक हल। मीन्स अगर वो रेखाएं दोनों रेखाओं को हल किया जाए, हल करने पर उनके कम से कम एक हल बने, मीन्स उनका एक्स और वाई का मान कम से कम एक निकले। मीन्स वो या तो एक बिंदु पर काटती हूँ और या तो फिर संपाती हूँ, बट समांतर ना हो। चूंकि समांतर जब होंगी तो उनमें कोई भी प्रकार का हल नहीं होगा। तो अगर समांतर बन जाएंगे तो संगत नहीं कहलाएगा। तो इसमें कह रहा है कि उसका कम से कम एक हल हो। मीन्स चाहे वो एक बिंदु पर काटती हो या फिर एक दूसरे के संपाती हो, तब वो संगत युग्म कहलाएगा। दूसरा है असंगत युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाता है यदि इसका कोई हल संभव ना हो। मीन्स अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएं तो उसका कोई भी हल नहीं होगा और तब वो असंगत कहलाएगा। हल का गणितीय निरूपण देखिए कैसे करते हैं। यदि दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण निकाय पहला है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 रूप का है, तो फर्स्ट हल जो है वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब जिसका सिर्फ एक ही हल होगा, और तब वो क्या होगा कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। और दूसरा है कि कोई हल नहीं होगा यदि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। और तीसरा, अनंत हल होंगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मीन्स यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान जब हम लोग निकालेंगे तो उनका अनुपात a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, और बराबर नहीं होगा दोनों तो अद्वितीय हल होगा। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर होता है, c1/c2 बराबर नहीं होता है, तब ये क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा। और अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होंगे तब ये अनंतः अनेक हल